नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी ने नक्सल प्रभावित जिलों के मुख्यमंत्री और डीजीपी की एक मीटिंग बुलाई। मुद्दा यह था कि इस देश में नक्सलवाद को बिल्कुल खत्म कर देना है। 70 साल से देश की आज़ादी के बाद से हमने देखा कि कई राज्यों में जो नक्सल प्रभावित एरिया हैं वहां पैरेलल अपनी एक सरकार चलाने की कोशिश ये नक्सलियों ने की। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से और झारखंड में, पश्चिम बंगाल में ये नक्सलों का एक गढ़ रहा है। ये बाकायदा लोगों से टोल वसूल करते हैं, सड़क मार्ग नहीं बनने देते, जंगलों में जो जंगल की संपदा है उसको लूटकर अपने तरीके से बेचना, लोगों से अवैध वसूली करना और इस तरह का एक अलग से शासन चलाया इन लोगों ने कि कई बार तो सेना को इनके खिलाफ उतारना पड़ा। अब मोदी सरकार जब से आई है और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नक्सलियों को नस्तानाबूद करने के लिए जिस तरह का प्लान बनाया गया और उसके लिए टास्क फोर्स गठित की गई, कई राज्यों की पुलिस को मिलाकर और केंद्रीय बलों के साथ जिस तरह से ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2019 तक 61 जिले ऐसे थे भारत के अंदर जो नक्सल प्रभावित थे, लेकिन आज 2020 में ये घटकर 45 रह गया है। और ये जो 45 जिले हैं अलग अलग राज्यों में हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मीटिंग के अंदर इन जिले में जहां जहां नक्सल प्रभावित एरिया हैं इनके मुख्यमंत्री और डीजीपी को बुलाया गया और ऐसे 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी को आमंत्रित किया गया था। इस मीटिंग में हाई लेवल मीटिंग थी जिसके अंदर आपको बताएं इंटेलिजेंस विभाग के कई डीजी उपस्थित थे और आईबी के डायरेक्टर थे, सीआरपीएफ के डीजी को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और भूपेश बघेल उनके सीएम है, वो इस मीटिंग में नहीं आए। ममता बनर्जी को आना था, पश्चिम बंगाल की सीएम को, वो इस मीटिंग में नहीं आई। यानी एक सीधा सीधा दिख रहा है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस मीटिंग को लेकर, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उदासीन है। वो एक तरह से उसका मूड नहीं है। इसी तरह आंध्र प्रदेश से वाईएस जगन मोहन रेड्डी ये इस मीटिंग में नहीं आए। इसका मतलब ये मुख्यमंत्री पहले से ही बता रहा हूं, ये तो पहले से तय है कि जितने ऑपरेशन जहां जहां नक्सलियों के विरुद्ध हुए हैं उसमें पहले से ही ये देखने में आया है कि सबसे ढिलाई कहीं अगर बढ़ती जा रही है तो वो छत्तीसगढ़ है। और उसके बाद आप देखेंगे झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट थी पहले, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार वहां आई है उसके बाद से हमने देखा कि नक्सली एक्टिविटी में एकदम से बढ़ोतरी हुई। और उसका कारण क्या है? उनको लगता है कि कोई उनके विरुद्ध एक्शन लेने वाला वहां है ही नहीं। पुलिस को आदेश देंगे, एक कार्य योजना बनेगी, उसको फंड देना पड़ेगा। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने केवल पैसे की मांग कर दी, हालांकि उधर से उनके अधिकारी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन लेने के लिए आप जमीन पे काम दिखना चाहिए। नक्सली हमारे देश के लिए एक आतंकवादी हैं और ये आतंकवादियों को नक्सली कहकर हालांकि अलग अलग किया जाता है कि नक्सली, लेकिन ये हमारे देश में आतंकवादी हैं और ये वामपंथियों की एक तरह की सेना है जो ये भारत की सरकार के विरुद्ध, और भारत की सरकार अगर कह रहा हूं तो ये सीधे सीधे अर्धसैनिक बल हो या सेना के लोग हो, ये इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, लोगों के अंदर दहशत पैदा करते हैं और जिस एरिया में रहते हैं वहां ये लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो सरकार है ये तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रही है, इसके विरुद्ध हथियार उठाओ, और हथियार उठाओ तो हम तुम्हें पैसा देंगे। आखिर सवाल उठता है इनको हथियार और पैसा कहां से आता है? तो हमने देखा है कि इनके पीछे देश विरोधी एक्टिविटी रही है और ये हथियार ऐसे देशों से आते हैं कई बार जो हमारे देश का भला नहीं चाहते। तो इसलिए नक्सलियों को भी नेस्तनाबूद करने का फैसला मोदी सरकार ने लिया और इसके बाद 2014 के बाद से जो कार्य योजना बनी उसका परिणाम आप देखिए कि दिन पे दिन अब ये इन पर चोट लगती जा रही है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, जिन राज्यों में, वहां की सरकारों की उदासीनता ये इनको बल देती है। इस मीटिंग में शामिल ना होना, जहां बैठ करके एक चर्चा होनी है, नक्सलियों के विरुद्ध एक कार्य योजना बन रही है, उसमें ममता बनर्जी का ना आना क्या बता रहा है? इसका मतलब तो आप खुलकर उनके सपोर्ट में हो
कि केंद्र सरकार कुछ करना चाह रही है, आप उसमें शामिल नहीं हो, आपकी पुलिस उसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब तो जो वामपंथियों का ये नक्सलीवाद है वो आपको सूट कर रहा है। क्योंकि अभी चुनाव में हमने देखा कि नक्सलियों की जो हिंसा थी पश्चिम बंगाल में, वो ममता बनर्जी के साथ और बीजेपी के विरुद्ध थी। इसी तरह हमने देखा कि जब झारखंड के चुनाव थे, झारखंड के चुनाव में बीजेपी की सरकार ने उसके पहले जब सत्ता रही तो इनके खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन जब चुनाव हुए उस चुनाव में नक्सली बीजेपी के विरुद्ध हिंसा में उतरे। और कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उनके साथ में मिले हुए हैं या कुछ है, मेरा यह आरोप नहीं है, ये जांच का विषय है, केंद्रीय जांच एजेंसियां बताएंगी। लेकिन देखने में आया कि जब से कांग्रेस की सरकार आई उसके बाद से हिंसा में एकदम बढ़ोतरी हुई। और जो काम बीजेपी के विकास के थे, जैसे कि रास्ते हैं उनको बनाना है, सड़क बननी है, तो वो कहते हैं नहीं साहब हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर सड़कें बन गई, हाईवेज बन गए तो पुलिस प्रशासन वहां तत्काल पहुंच सकता है। ये जंगलों में अवैध घुसपैठ करके बैठे हुए हैं और वहां से गुजरने वाले वाहनों से ये टोल वसूली करते हैं। लाइए, पश्चिम बंगाल में यही चल रहा है, टोलाबाजी, कटमनी यही चल रहा है। डराते हैं, नेक्सस है बाकायदा। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ये एक उद्योग धंधे के रूप में पनप रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं कार्रवाई की जरूरत है तो वो राज्य था पश्चिम बंगाल। लेकिन वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो शायद इस टोलाबाजी, कटमनी और बमबाजी करने वाले नक्सली जो हैं उनसे शायद कहीं अंडरग्राउंड कोई समझौता है और इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। हमने देखा कि जिस तरह से बमबाजी पश्चिम बंगाल में होती है यह आश्चर्यजनक है। देसी बम बनाए जाते हैं, उसकी सामग्री कहां से मिलती है? कौन लोग हैं जो बम को लेकर इधर उधर आ जाएं और कोलकाता जैसे शहर में वो बेरोक टोक आते हैं, बमबाजी करते हैं और चले जाते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन अब जब अमित शाह जी ने ये मीटिंग ली है, इसके कारण आपको बताएं, उसमें जो आंकड़े रखे वो आप सबको जानना जरूरी है। अभी तक नक्सली जो कार्रवाई हुई है उसमें पिछले दिनों 380 सुरक्षाकर्मी इसमें मारे गए, आम नागरिक 1000 के करीब उसमें मारे गए। हालांकि जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से जो कार्रवाइयां हुई हैं और अभी तक 900 नक्सलियों को भी हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। 4200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है ये, और ये बहुत बड़ी संख्या है। तो नक्सलियों को असल में राजनीतिक दलों का जब तक सपोर्ट नहीं मिलता और पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के मूड में होती है, पुलिस को पीछे से सपोर्ट चाहिए, धन चाहिए, क्योंकि उनकी जानकारी जुटाना, नक्सलियों की मूवमेंट का पता लगाना ये अपने आप में एक कठिन काम है। क्योंकि जंगलों में और गांव के अंदर ये नक्सली आम आदमी बनकर रहते हैं और गांव वालों को कई बार ये पैसे का लालच देकर उनको अपने में मिला लेते हैं कि इनकी जानकारियां बाहर ना जाएं, और बिना इंटेलिजेंस के, बिना जानकारी के इनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि जंगलों में, बीहड़ों में और गांव में ये रहते हैं जहां सीधे सीधे पहुंचना एकदम आसान नहीं है, और इसलिए ये गांव वालों को मिला लेते हैं। तो इसके लिए फंडिंग चाहिए। तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जो फंड दे रही है वो उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनके ऊपर है। और इसलिए हमने देखा कि 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन इस भारत के आतंकवाद को हम खत्म नहीं कर पाए जड़ से। रीजन यही है कि जो सरकारें केंद्र में रही या राज्यों में, उन्होंने कभी इस तरफ विचार नहीं किया। और यहां आश्चर्यजनक आंकड़े ये हैं कि जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, और हालांकि उड़ीसा में भी मैं बताऊं आपको नवीन पटनायक हैं, वो बीजेपी के नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहां उन्होंने एक्शन लिया है। तो सरकार का ये काम है, इस सरकार के काम में ये सभी राज्यों की सरकारों को विचार करना चाहिए था, जो कि दुर्भाग्य से राजनीतिक के तौर पर ये देखा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री यदि दिल्ली में कोई मीटिंग बुलाएं और वो देश के हित की हो, देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए या सर्वदलीय मीटिंग कोई बुलाई जाती है, इसी तरह ममता बनर्जी जाती नहीं है। अब ये अमित शाह नक्सलियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने वाले हैं, ममता बनर्जी क्यों नहीं आई, ये एक सवाल है। क्या ममता बनर्जी नक्सलियों को यह मैसेज देना चाहती है कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई जो केंद्र करना चाह रहा है मैं इसमें शामिल नहीं हूं, केंद्र कर रहा है,
मैं नहीं हूं शामिल, ये कहकर शायद ममता बनर्जी नक्सलियों की सहानुभूति लेना चाहती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का शासन ममता बनर्जी चला रही है, जिस तरह का पैरेलल सरकार नक्सलियों की चलती है वहां कई जगह, कई जिलों में, कि वहां उस एरिया से कोई ट्रक, कोई गाड़ी निकल नहीं सकती जब तक उनको कटमनी नहीं देगी, टोल नहीं देगी। और ये उनके पैसे हथियारों में और गोली बारूद में खर्च होते हैं। ये ताकत है उनकी। गांव गांव में ये वसूली जो चल रही है, ये अवैध वसूली, इसके खिलाफ कई राज्यों की सरकार इसमें सख्त नहीं है, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम और पश्चिम बंगाल का नाम सबसे ऊपर है। तो सवाल उठ रहा है कि केंद्र सरकार की जो ये नीति है, केंद्र सरकार जो करना चाहती है, ये राज्य सरकारें इसमें शामिल क्यों नहीं हैं? तो अब आपको बताएं, ये दोबारा से ये तय केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमारी जीरो टॉलरेंस नीति, जो बॉर्डर के पार आतंकवादी बैठे हैं उनके खिलाफ है, तो बॉर्डर के इधर हमारे देश की सीमा में देश के विरुद्ध जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं, आम नागरिकों की हत्या और उत्पीड़न करने वाले जो लोग हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल हों, उनके खिलाफ कोई अगर एक भी गोली चलाएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये मोदी सरकार की नीति के तहत जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसमें और तेजी आएगी। लेकिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं, ये भी देखने में आ रहा है कि उन राज्यों में नक्सलियों के विरुद्ध जिस शक्ति के साथ कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जिसके कारण उन राज्यों में अब नक्सली शिफ्ट होकर के आकर और वहां वो अपना आधार बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक इस तरह से है कि जैसे किसी गुंडे मवाली को आप छूट दे दो, वो फिर से ताकत प्राप्त कर लेगा। जब तक सारे स्टेट मिलकर जहां जहां नक्सलियों का गढ़ है एक साथ इन पर हमला नहीं करेंगे, तब तक इनका समाप्ति करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट होना, पुलिस का तालमेल होना, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तालमेल होना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कहीं घर में बैठे आप आस्तीन के सांपों को कुचलने के लिए कोई ऑपरेशन चलाना चाहते हो, तो केंद्र सरकार की जो ये प्रयास है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, इसको शायद ये जो ममता बनर्जी जैसे नेता हैं ये सपोर्ट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इन नेताओं को खड़ा करता है। आखिरकार ममता बनर्जी क्या चाहती है, नक्सलियों का सपोर्ट क्यों कर रही है? वंदे मातरम।